नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो शैतान चाहे कितना भी अच्छाई का मुखौटा पहन ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुखौटा एक ना एक दिन, एक ना एक टाइम निकल ही आता है। ये रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो टाइटल था वाई नीदरलैंड नीड्स इंडिया, वाई नीदरलैंड नीड्स इंडिया, ऐसा टाइटल था। बस कुछ ही दिन पहले आया है ये वीडियो और शुरू में जो वीडियो स्टार्ट हुआ, मतलब लगा कि पहली बार शायद कोई देख रहा हूं कि यूरोपियन देश इंडियन की तारीफ कर रहा है, इंडिया की तारीफ कर रहा है और कॉलोनियलिज्म की बुराई कर रहा है। लेकिन अंत में आपको पता चलेगा कि मुखौटा कितना देर तक भला कोई इंसान रख सकता है। असलियत जो है, असली रूप निकल ही आता है। और मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कई सारे नाइव इंडियंस बोल रहे कि हाँ, अच्छा बात बोला इंडिया के बारे में, और इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है इससे। बट जिनमें थोड़ी सी भी अकल है उनको पता चलेगा कि ये बस अच्छाई के मुखौटा के पीछे एक खराब इंटेंशन से की गई रिपोर्टिंग है, जहां पे ना तो इंडियन मैप ठीक से दिखाई गई है और लास्ट में जो अपना एक्चुअल प्रोपेगेंडा है, एक्चुअल नैरेटिव है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे और मेरा कुछ ओपिनियन भी जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 28 जुलाई को मेरा पहला आसामी शॉर्ट फिल्म, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट था, जो कि अभी 6 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, उसका हिंदी डब्ड वर्जन आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगा। रिलीज होने पे लिंक मैं शेयर कर दूंगा और हो सके तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे से सपोर्ट से अगर मैं अपना डबिंग कॉस्ट भी रिकवर कर लेता हूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मुझे लगता है कि मैं आपको बॉलीवुड से एक काफी बेटर एक्सपीरियंस दे सकता हूं और बॉलीवुड के कई सारे कैंप्स के अगेंस्ट भारतीय हिंदू संस्कृति को अच्छे से प्रमोट कर सकता हूं। आपकी हेल्प की अपेक्षा रहेगी। India staat aan de vooravond van iets groots. भारत एक बड़े मोड़ पर खड़ा है, यह बात वो खुद भी मानते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग हर देश से तेज गति से बढ़ रही है। मिलिट्री पावर भी मजबूत हो रही है और दुनिया ये सब देख रही है। भारत एक वैश्विक शक्ति बनने के कगार पर है। हालांकि इस तरक्की की राह पूरी तरह आसान नहीं रही और इसका असर नीदरलैंड्स पर भी पड़ा है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तय हुई, पाकिस्तान सीमा पर फिर से तनाव बढ़ गया और द्वारा रद्द कर दिया गया। इस वीडियो में क्या भारत अगली विश्व शक्ति बनेगा और इसका नीदरलैंड्स पर क्या असर पड़ेगा? Wordt India de nieuwe wereldmacht en wat betekent dat voor Nederland? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी इस विभाजन को लेकर असहमति बनी हुई है और क्योंकि यह इतिहास के एक काले अध्याय का अंत था। करीब 200 सालों तक ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर भारत से कच्चा माल बेचकर मुनाफा कमाया गया, जबकि आम जनता गरीबी में पिसती रही। Zwarte bladzijde uit de geschiedenis. The colonial power enslaved our country for more than a century. ब्रिटिश नीतियों के कारण इतिहास की सबसे भयानक भूखमरी हुई, जिसमें केवल 40 वर्षों में ही 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये वो समय था जिसे भारत हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता है। Het beleid van de Britten leidde tot enkel goed achter zich willen laten. Let them forgive, but let them not forget. और यह बात आज की विदेश नीति में झलकती भी है। जैसे कि जब अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर के दौरान आमने सामने थे तो कई देशों ने किसी एक का साथ दिया, लेकिन भारत न्यूट्रल रहा। देश कभी भी दोबारा किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहता था और आज भी यह रवैया साफ नजर आता है। भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है, लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी। हालांकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। Spanningen tussen die landen. They can't have a nuclear weapon, and if they choose to go a different route, it's going to be a very sad thing, and it's something we don't want to have to do, but we have no choice. भारत रूस के साथ भी सहयोग करता है, लेकिन साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ योजनाएं भी बनाता है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। We will propose to ban all Russian oil from Europe. इसलिए भारत सबसे पहले यह देखता है कि ऐसे सहयोग से उसे क्या फायदा होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य एक वर्ल्ड पावर बनना है, या जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत जो अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ चुका हो। और यह लक्ष्य अब धीरे धीरे करीब आता दिख रहा है। भारत अच्छा कर रहा है और यह बात यहाँ साफ देखी जा सकती है। Het gaat lekker met India. काफी समय तक टॉप 10 में बने रहने के लिए संघर्ष करने के बाद
अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। And India will be the third largest economy soon. Ja, klopt wel. हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत से उम्मीद की जा रही है कि वह 2028 तक जर्मनी को और 2050 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इन आंकड़ों को पार्शियल रूप से जनसंख्या के आधार पर समझा जा सकता है। 2023 तक भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके 2060 तक 1.7 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। संभावित रूप से यह संख्या उस समय चीन से लगभग 60 करोड़ ज्यादा होगी। भारतीय जनसंख्या की बनावट भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। यहाँ युवा ज्यादा हैं और बुजुर्ग कम, यानी काम करने वाले लोग ज्यादा और देखभाल की जरूरत वाले कम। जबकि चीन, अमेरिका और यहाँ तक कि नीदरलैंड्स में ये प्रोपोर्शंस काफी अलग हैं। हालांकि केवल जनसंख्या ही काफी नहीं होती और भारत के पास उससे कहीं ज्यादा है। Alleen mensen. En dat heeft India. उदाहरण के लिए तकनीकी कौशल। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा कर रहा है। इसमें हैरानी की बात नहीं कि सिलिकॉन वैली के कई टॉप टेक एग्जीक्यूटिव्स भारत से आते हैं, और यह भी हैरानी की बात नहीं है कि नीदरलैंड्स में काम करने वाले कई इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। The better educated you are in India, the more likely it is that you will be unemployed. हाँ, आपने सही सुना। भारत में जितनी अधिक आपकी शिक्षा होती है, अक्सर नौकरी न मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। खास तौर पर युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, उनमें 3% बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, तो बेरोजगारी की दर लगभग 30% तक पहुंच जाती है। और ये समस्या सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं है। महिलाएं भी आज भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम काम करती हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत को काम करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि भारत के पास और क्या है? एक बहुत ही बड़ी सेना। अगर आप सक्रिय एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स देखें तो चीन के बाद भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और वह वर्षों से अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि यह जरूरी भी है, जैसे पाकिस्तान के साथ हालात को देखते हुए। I will grow up, I will save Pakistan and destroy India. भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर रीजन को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। Dat is niet het enige conflict. The Nepal cabinet has endorsed a new political map, a map that puts disputed territories within Nepal's border. और यह इकलौता विवाद नहीं है। भारत का चीन, बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। हालांकि अन्य देश अब भारत को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेना विशाल है और उसमें एक वर्ल्ड पावर बनने की पूरी क्षमता है। हाँ, जाहिर है कि हर कोई ऐसे देश से अच्छे रिश्ते रखना चाहेगा, नीदरलैंड्स भी। India is dus Booming. तो साफ है कि भारत इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच पहले से ही काफी गहराई से सहयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में नीदरलैंड्स भारत को नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए अपना अनुभव साझा करता है, और यूरोप के भीतर नीदरलैंड्स भारत का एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टर है। India is een groeiende economie met een grote markt, met ook relatief dezelfde normen en waarden. Het is ook een democratie. इसके अलावा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। कम से कम 300 डच कंपनियां भारत में काम करते हैं, जैसे कि फिलिप्स, हाइनिकेन और KLM, और बदले में कई भारतीय कंपनियां भी नेदरलैंड्स में स्थापित हुई हैं। लेकिन अब जबकि अमेरिका एक अनरिलायबल एलाई के रूप में देखा जाने लगा है, नीदरलैंड्स भारत के साथ और भी गहरा सहयोग चाहता है। उदाहरण के लिए सुरक्षा के क्षेत्र में भारत नीदरलैंड्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस पर स्थित है, हिंद महासागर में। Indische Oceaan. En vanuit de Indische Oceaan heb je dus eigenlijk toezicht op al de handelstromen tussen Oost en West. Ja, die wil Europa veiligstellen. I think as two trading nations, that's in our shared interest. And I think we need to work together on this, for example, vis-à-vis China, which is not always respecting international law at the ocean. और हिंद महासागर से ईस्ट और वेस्ट के बीच होने वाले लगभग सभी ट्रेडिंग रूट्स पर निगरानी रखी जा सकती है, जिन्हें यूरोप सुरक्षित करना चाहता है। हाँ, चीन।
भारत का पड़ोसी देश, लेकिन बिल्कुल भी दोस्त नहीं, क्योंकि भारत मानता है कि चीन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सिचुएशन ठीक नहीं है और उनका टकराव समुद्र में भी देखने को मिलता है। ऐसे में समुद्री कानूनों को लेकर नीदरलैंड्स के पास जो जानकारी और अनुभव है वह भारत के बहुत काम आ सकता है। हालांकि भारत के साथ सहयोग करने के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। Narendra Modi. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन मोदी जी इज इनलाइटेंड। वह विवादों में भी घिरे रहते हैं। हाल ही में हुए एक रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक मुसलमानों का मानना है कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है और 50% से अधिक लोगों को लगता है कि वे देश में बाकी लोगों की तुलना में या तो सुरक्षित नहीं है या बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी आलोचना की है। एमनेस्टी का कहना है कि मोदी हिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मोदी का चुनाव प्रचार मुसलमानों और अदर माइनॉरिटीज के खिलाफ घृणा भरे भाषणों से भरा हुआ था। साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रेस इंडिपेंडेंस भी दबाव में है। और एक अहम सवाल यह है, क्या भारत एक भरोसेमंद साझेदार हो सकता है? जैसा कि पहले बताया गया था, भारत कई देशों के साथ सहयोग करता है, भले ही उन देशों के आपसी रिश्ते कैसे भी हों। इसका मतलब यह है कि भारत उन सरकारों से भी साझेदारी कर सकता है जिन्हें हम शायद पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से भारत रूस से पहले से कहीं ज्यादा गैस खरीद रहा है, क्योंकि यूरोपियन सैंक्शंस के कारण वह गैस सस्ती हो गई है। लेकिन इससे उन यूरोपियन सैंक्शंस का असर काफी कम हो जाता है। एक और बात यह है, भारत भी यूरोप पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहता अपने कॉलोनियल हिस्ट्री के कारण। इसलिए हम भारत से बिना अनकंडीशनल सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव दिखाता है कि वहां की स्थिति कभी भी तेजी से बिगड़ सकती है, जिसका असर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल इस स्थिति को एक अन्य वर्ल्ड पावर ने संभाल रखा है। Trump has put on his social media channel Truth Social that a full and immediate ceasefire has been agreed between India and Pakistan. हम इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में बताएं, और जब आप वहीं हो तो ये भी बताएं अगला एक्सप्लेनेटरी वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। बाय। कमेंट्स में सयन जी ने लिखा है कि भारत ने यूरोप से कहा उसे एक पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं। उसके बाद RDD 4356 ने लिखा है कि जब अमेरिका सुपर पावर होता है तो डच लोग अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं। जब वे सुनते हैं कि भारत सुपर पावर होगा तो डच लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं। डच लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद एसन किट ने लिखा है कि मैं नीदरलैंड में काम कर रहे भारतीयों में से एक हूं और मैंने डच भाषा के A2 लेवल से ये रिपोर्ट समझने की कोशिश की। अच्छा लगता है कि नीदरलैंड में भारत को अब ज्यादा ध्यान मिल रहा है। हम नेचुरल पार्टनर्स, एलाइज और डेमोक्रेटिक देश हैं। एक मजेदार बात, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के समय भारत ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रुट्टे को दिल्ली में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया था, जिससे ये दिखाया गया कि भारत नीदरलैंड को कितनी अहमियत देता है। रिपोर्ट में सही बताया गया है कि हम एक खतरनाक पड़ोस में रहते हैं, इसलिए हमें एक मजबूत सेना की जरूरत है। उसके बाद बिना बिना ने लिखा है, इतने सारे इन्वेजन्स और परेशानियों के बावजूद भारत और ज्यादा मजबूत बना है। हिंदुओं का सफर आसान नहीं रहा है और अब आखिरकार ऐसी पार्टी सत्ता में है जिसने ये माना है कि हिंदुओं के साथ उनके ही देश में भेदभाव हुआ है और अब वह इस पर कुछ कर रही है। मैं उनकी दृढ़ता की सराहना करती हूँ। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब कोई ईमानदार और सच्चा नेता सत्ता में होता है तो उसका लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके बाद साइलेंट ड्राइवर ने लिखा है कि काश यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ही करता, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होता। उसके बाद हरोनिहन ने लिखा है कि इंग्लैंड ने हर जगह समस्याएं छोड़ी हैं, डिवाइड एंड रूल। उसके बाद एकला राक्टा ने लिखा है, इन्होंने अक्साई चिन और तिब्बत को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तहत दिखा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं बताया। वाकई बहुत खराब जर्नलिज्म है। उसके बाद रॉबर्ट ट्रगबे एजैक्स ने लिखा है कि मेरे चाचा जब भारत से आए तो कहा भारतीय खाना दुनिया में सबसे अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है। ये उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद शारदा स्योपाल ने लिखा है कि इस खबर के मुताबिक मुस्लिमों के भेदभाव झेलने की एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसे जवाब में लिखा है कि
मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना हिपोक्रेट कैसे हो सकता है। पहले खुद ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत के एनिमीज को मंच देते हो ताकि वे भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे सकें, रैलियां निकाल सकें और पोलिंग कर सकें, और फिर खुद ही कहते हैं कि भारत वेस्ट का मित्र नहीं है। हमने अपनी पहचान किसी और देश को लूटकर या हड़प कर नहीं बनाई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने किया। और जहां तक हिंदुओं की बात है तो एक बात समझ लो, भारत तभी तक एक सेक्युलर देश है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन यह जनसंख्या संतुलन बदलेगा वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। इसलिए कृपया अपना प्रोपेगेंडा छोड़कर असली पत्रकारिता करो, तभी दोनों देशों के रिश्तों में सच्ची समझ और सम्मान बन पाएगा। धन्यवाद। उसके बाद लिंक बॉम्चू ने लिखा है कि सालों तक भारत के बारे में सिर्फ नेगेटिव रिपोर्टिंग होती रही, अब जाकर कुछ पॉजिटिव देखने को मिला, अच्छा लगा ये देखकर। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। उसके बाद सेंचुरियन ने लिखा है कि और कोई ये नहीं बताता कि मोदी ने एक बार भूकंप के बाद पाकिस्तान की मदद की थी। उसके बाद एम सर्विस ने लिखा है कि रूस को यूरोप से पूरी तरह अलग कर देना कभी भी समझदारी नहीं होती। उसके बाद एनिश ने लिखा है कि बहुत शानदार देश है, सैकड़ों सालों से हर मुश्किल का सामना कर रहा है, फिर भी लगातार तरक्की कर रहा है और साथ ही अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी बचा कर रखा है। और इनकी खास बात यह है कि ये अपने बीते समय को लेकर ज्यादा शिकायत भी नहीं करते। इसे जवाब में लिखा है कि आपने बहुत सच्च बात कही, भारत वाकई एक ऐसा देश है जिसने इतिहास में एक नहीं कई बार खुद को उठाया है। सैकड़ों साल गुलामी सही, कितनी सभ्यताएं आईं और गईं, लेकिन भारत ने अपनी पहचान, संस्कृति और आत्मा को जिंदा रखा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत कुछ सहा, आक्रमण, लूट, विभाजन, गरीबी, लेकिन फिर भी हमने अपना संयम नहीं खोया। हम बैठे रोते नहीं रहे, हमने आगे बढ़ना चुना। शायद यही वजह है कि आज भी हम ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। एक तरफ इसरो और डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियां और त्योहारों की खुशबू। हाँ, समस्याएं आज भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी जैसी सामाजिक चुनौतियां, लेकिन फर्क इतना है कि अब हम इनका हल ढूंढने में लगे हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह शिकायत नहीं, समाधान पर चलता है। और जो आपने कहा कि हम बीते वक्त को लेकर ज्यादा शिकायत नहीं करते, हमने अपने इतिहास को बोझ नहीं, सीख की तरह संभाला है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, न सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लिए बल्कि नेतृत्व और शांति के मॉडल के रूप में भी। भारत नफरत से नहीं, समझदारी और सहिष्णुता से चलता है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद शर्मिला ने लिखा है कि भारत में महिलाएं कम काम करती हैं, वहां हमसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। हम में से कई लोगों के वहां संपर्क हैं। इसरो और राजनीति में पहले से ही बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं काम कर रही हैं हमारे यहाँ की तुलना में। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डॉक्टर्स में भी काफी महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ तो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर के तौर पर भी काम करती हैं, लेकिन उसके बारे में चुप्पी रहती है। उसके बाद अशोक रमजियावन ने लिखा है कि डच मीडिया के एडिटर्स को भारत पर अपनी रिपोर्टिंग को सही पर्सपेक्टिव में पेश करना चाहिए, न कि बिना सिर वाले मुर्गे की तरह बकबक करते रहना चाहिए। उसके बाद एभिश ने लिखा है कि भारत ने बिना एक भी सैनिक भेजे चीन को 20 सदियों तक सेंचुरीज रूप से जीता और प्रभावित किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हू शीह का कथन है। यही भारत की असली ताकत है। ध्यान देने वाली बात है सेंचुरी। उसके बाद प्रेडेटर ने लिखा है कि हमारी कारों में जो भी अच्छी क्वालिटी के टायर होते हैं लगभग सभी भारत में ही बने होते हैं। मिशेलिन, ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल जैसे सारे ब्रांड भारत में ही बनते हैं। नेक्स्ट विजययर ने लिखा है कि भारत को सेना पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, सिर्फ पाकिस्तान से टकराव की वजह से नहीं बल्कि चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से भी। हमारे पड़ोसी दुनिया के सबसे मुश्किल देशों में से हैं। उसके बाद रमा कारपार ने लिखा है कि सबसे पहले कृपया भारत का सही नक्शा दिखाइए। अब हम वेस्टर्न हिपोक्रेसी को झेलने को तैयार नहीं हैं। हम आत्मनिर्भर हैं और जितना यूरोप के देश सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। आखिर में रेम 6747 ने लिखा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी के नॉन हिंदूज के खिलाफ बायस्ड हेट भरे भाषण को लेकर जो दिखाया गया है वो गलत है। बात को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। भारत ने दुनिया को शांति और सभ्यता का संदेश दिया है, वह भी इस सोच के साथ कि हम किसी गठबंधन के तहत नहीं बल्कि पूरा विश्व एक परिवार है के सिद्धांत पर चलते हैं। और यही असली विश्व शांति है। इस चैनल पर क्वालिटी और सच्चाई की खोज अब साफ तौर पर गिरती जा रही है। तो मैप के बारे में और इनका जो हिडन एजेंडा था इसके बारे में बहुत सारे इंडियंस ने कमेंट सेक्शन में डच कमेंटर्स को अच्छे तरीके से तो धोया ही है। मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। बट कुछ एक चीज़ है जो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, जहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स की बात की गई है। तो इंडियंस
की एक आदत है, बुरी आदत, कि वेस्ट जो कर रहे हैं उसी को सही समझते हैं, उसी को एकदम परम सत्य और सक्सेस का एक्चुअल पाथ मान लेते हैं। जबकि हमारे इंडिया में अगर प्रॉपर शास्त्र और ये सब को पढ़ा जाए तो उसमें ही एक्चुअल सक्सेस की जो रास्ता है वो दिखाई देता है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को लेके बहुत लोग मतलब सेम नैरेटिव ही बोलते हैं जो कि वेस्ट का नैरेटिव है। मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा डिफर करेगा। अभी मैं बहुत कुछ अच्छे जो गुड बुक में आने के लिए जो अच्छी चीज़ है वो बोल सकता था, बट मेरा टारगेट है, मेरा जो मोटिव है वो है कि सच्चाई बताना, और मैं जो सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन बिना किसी की कौन क्या सोचेगा उसको बिना सोचे मेरा एक्चुअल ओपिनियन बताना। तो बहुत सारे जो पति है वो जब कोई अपने वाइफ को वर्क में जाने से रोकते हैं तो इमीडिएटली उसे बैकडेटेड और ऐसा कुछ समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई बहुत सारे केसेस में कुछ लोग सच में मतलब बीवी को घर में कैद करके रखना चाहते हैं, वो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं जिनको बीवी के काम करने से कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो घर पे बैठ के काम करे। घर पे बैठ के भी आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे काम आ गए हैं, या फिर कोई टीचिंग हो जहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाए, वहाँ पे फीमेल स्टाफ हो। तो मैक्सिमम जो पति है उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे पतियाँ रोकते हैं क्योंकि ये जब वर्क प्लेस में जाते हैं तो जो मर्द ऑलरेडी वर्क प्लेस में है वो वर्क प्लेस की सच्चाई जानते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या चीज़ वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई फीमेल एम्प्लॉय है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ गलती करते ही है, और जब कोई इंसान गलती करता है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है कि कैसे वो दो बात सुनने से, क्रिटिसिज्म से बचे। तभी जो है फीमेल का जो मतलब बहुत सारे फीमेल तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत सारे फीमेल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपना जो पावर है उसको यूज़ करने से। उनको पता है कि अगर एज अ फीमेल उनको थोड़ा अदाई दिखाए, थोड़ा रिझाए, तो ये मैनेजर या फिर उसके ऊपर के जो पोजीशन के जो उनकी गलती एक्चुअली पकड़ने वाले थे, उनको बात सुनाने वाले थे, तो उन पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये करते करते ही बहुत सारे अफेयर्स जो है आजकल हम देख रहे हैं कि कितने सारे वर्क प्लेस अफेयर कॉमन हो चुके हैं। तो ऐसे जो है ये अफेयर्स पनपते हैं। और इसके अलावा भी जब ऑफिस में एक मतलब अपोजिट जेंडर्स बहुत टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कुछ केसेस में फीलिंग्स का इवॉल्व होना, फीलिंग्स और अट्रैक्शन आ जाना, नॉट एवरीबॉडी कैन कंट्रोल इट। और यही चीज़ सोच के हस्बैंड्स जो है डरते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन जो है, सबसे पहले एक लड़की पे थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनली लड़के जो है हमेशा ही प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर है, और लड़कियां जो है नर्चरर और केयर गिवर है। अभी बेसिकली मर्दों ने ही जो जानवरों से लड़के बहुत सारे जो प्रोटेक्टिंग प्रोवाइडिंग का जो रिस्क है उसको लेके फिर इनोवेशन से एक ऐसे सेफ सोसाइटी का जन्म दिया है जहाँ पे लड़का लड़की इक्वली काम कर सकते हैं। लेकिन कल अगर कोई हैज़ार्ड आए, इवन कोरोना के जैसा कुछ आए, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़की थी, एक्ट्रेस थी, और मुझे बहुत बड़े बड़े डींगे जो हाँकती है ना, बहुत सारे लड़के ऐसा है, वो बड़े कि हमें तो लड़कों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँगी, मैं तो अपने करियर को आगे बढ़ाऊँगी, मैं सक्सेस पाऊँगी, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। जैसे ही कोरोना आया ना, सारे थिएटर्स और जो इवन ड्रामा थिएटर्स भी बंद हो गए, और जो फिल्म थिएटर्स है वहाँ पे भी लोग नहीं जा रहे थे, तो वो पूरी तरीके से वर्कलेस हो गई। इमीडिएटली क्या किया, शादी कर लिया। तो उनके पास ये ऑप्शन होता है बेल आउट करने का। तो आज भी अगर कोई हैज़ार्ड आए ना और कोई है, तो इंसान दोबारा से वही ट्रेडिशनल रोल जो कि हिस्टोरिकली होता था, लड़के जो है हंट करके खाना लाते थे और लड़कियां जो है खाना पकाती थी, तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल फिर से आ जाएगा। आज कल अगर एक वर्ल्ड वॉर होता है, सब कुछ ये जो सिविलाइजेशन है सब कुछ एकदम मिट जाता है और सब कुछ हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है फिर से, तो वही ट्रेडिशनल रोल दोबारा लौट के आएगा। तो चलो, अभी ये सोसाइटी बन चुका है जहाँ पे हम सेफ है इंसान। तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन है कि वर्क प्लेस जो है, पहली बात तो लड़की को समझाना चाहिए अच्छे तरीके से। लड़कों का भी मैं बोलूँगा कि आज अगर लड़की इस कदर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, कुछ रीजंस लड़के और लड़कों के जो मतलब मम्मी पापा ससुराल वाले जो है लड़कियों का, वो इस हद तक टॉर्चर या फिर मिस ट्रीटमेंट अपने बहुओं के साथ किया है, जिससे आज बहुत सारे जो बहू ये सब देख के सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इतना नीड जो है वो आन पड़ा है। लेकिन जब एक लड़की को अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं
तो बहुत सारी लड़कियां जो है आर मोर देन हैप्पी टू टेक द रोल ऑफ नर्चरर और केयर गिवर, लेकिन जब वो यही सोच के डरती है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है कि कहीं थिंग्स डजंट गो रॉन्ग, और कुछ लड़कियां जो होते हैं जो सच में होम मेकर है और अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखती है, बट हस्बैंड और हस्बैंड के जो मम्मी पापा वो अगर मिस ट्रीटमेंट करते हैं या फिर हस्बैंड धोखा देता है, ओनली इन दैट केस दैट गर्ल डिजर्व्स एलिमनी। अदरवाइज कोई एलिमनी का मतलब नहीं बनता है। अगर उन्होंने ऐसा, अगर वो वर्किंग वाइफ है और हस्बैंड ने कुछ किया नहीं है तो एलिमनी का कोई सीन ही नहीं बनता है, बट ओनली फॉर दोज काइंड ऑफ गर्ल्स एलिमनी एज अ प्रोटेक्टिव मेजर बनता है। और तो ये एक लड़की के ऊपर चॉइस छोड़ना चाहिए कि वो एक हाउसवाइफ बनना चाहती है या फिर वर्किंग वुमन बनना चाहती है। बेसिकली उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए कि तुम्हें वर्क करना ही पड़ेगा, कि अगर तुम 21वीं सदी की लड़की हो तो तुम्हें वर्किंग जो है होना ही चाहिए। आज भी अगर ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल था कि हस्बैंड कमाता है, हस्बैंड इज़ द ब्रेड विनर और वाइफ जो है घर में ख्याल रखती है, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है, डिपेंडिंग कि लड़की सच में होम मेकर बनना चाहती है। और इसके लिए हम बायस तरीके से हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आजकल जो हो रहा है कि लड़की के दिमाग में ये थोपा जा रहा है। लड़की के दिमाग में ये थोपा नहीं जाना चाहिए। लड़की को प्रोज एंड कॉन्स, वर्किंग लाइफ के भी बहुत सारे प्रोज और कॉन्स है और हाउसवाइफ बनने में भी प्रोज एंड कॉन्स है। तो कहाँ पे क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है और कहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, ये सब कुछ सोच के उसे एक होम मेकर बनना है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल लेडी बनना है, वो चॉइस उसके पास होना चाहिए, ना कि सोसाइटी वाइज, सीरियल, टीवी, मीडिया वाइज। क्योंकि हमारे देश में, या फिर हमारे देश में नहीं, सारे ही देश में ये सेम चीज़ है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके पास आए, इसीलिए ये फीमेल एम्पावरमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बस दे वांट मोर वर्कर्स टू एक्सप्लॉयट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्ट का सिस्टम फॉलो करके ही बहुत कुछ सक्सेसफुल बन जाएंगे। एक लड़की को काम करना है या फिर हाउसवाइफ बनना है, ये चॉइस जो है उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और फिर जो है ये डिसाइड उसके पास वो चॉइस होना चाहिए कि वो हाउसवाइफ बनना चाहती है या फिर एक वर्किंग वाइफ बनना चाहती है। वो चॉइस उसके पास होना चाहिए। लेकिन फिर ड्यूटीज़ के बारे में भी अच्छे से समझाना चाहिए कि अगर आप हाउस वाइफ बनते हैं तो आपके क्या क्या ड्यूटीज़ है। अगर आप वर्किंग लाइफ हो तो वो तो बॉस समझा ही देंगे। वर्किंग लाइफ में तो कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, बॉसेस जो होते हैं, वो तो मतलब घर वाले चाहे 1 इंच छोड़ भी दे, लेकिन वो तो 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो सिखा ही लेंगे कि कॉर्पोरेट अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके क्या क्या ड्यूटीज़ है। लेकिन साथ ही जो है हाउस वाइफ बनने से भी क्या क्या ड्यूटीज़ है, ये नहीं कि बस शॉपिंग करे और सोफे में बैठ के सीरियल्स देखे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हाउसवाइफ बनना मतलब सिर्फ मज़े करना, टीवी देखना और ये होता है। तो हर एक काम का जो है अपने अपने ड्यूटीज़ है, वो प्रॉपरली एक लड़की को समझाना चाहिए और फिर वो डिसाइड करे कि वो जो हमारे पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सिस्टम, एक फैमिली सिस्टम था, वो प्रेफर करती है कि जो वर्किंग लाइफ है वो प्रेफर करती है। और अगर जो वर्किंग लाइफ प्रेफर भी करते हैं, मेरे हिसाब से अगर लड़का और लड़की के वर्किंग स्पेस अलग हो तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब जो इतना हो रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। और लड़के भी जो है, मर्द भी जो है, अपने वाइफ को काम करने के छोड़ने के लिए अपने वाइफ को, मतलब अगर वाइफ उनका काम करे तो ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड फील कर सकते हैं। और वाइस वर्सा, फीमेल में वाइफ भी जो है, अगर पता है कि वो एक ऐसे स्पेस में जा रहा है, वर्किंग स्पेस में, जहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ मेल वर्क कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है। हालांकि थोड़ा स्ट्रिक्ट है और थोड़ा बैकडेटेड लग सकता है, बट मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि जहाँ पे अपोजिट जेंडर जहाँ पे काम करते हैं, थोड़े बहुत अट्रैक्शन हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये वगैरह जो है ये सब होते रहते हैं। तो मेरे लिए ये सोल्यूशन है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।